हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग आपका जो है ज्योग्राफी का रिवीजन आपका प्रारंभ कर चुके हैं और प्रारंभ है केवल ज्योग्राफी में ही, ये ध्यान रखिएगा। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे विश्व वितरण, घनत्व और आपकी जनसंख्या के विषय में। तो हमने जनसंख्या के कुछ प्रारूप पर बात करी, हमने घनत्व पर बात करी, प्रभावित करने वाले कारकों को देखा और मैंने आपसे कहा था कि भैया आप लोग कुछ घर जाकर लिख के लाना। कितने बच्चों ने क्वेश्चन किया होगा ये आप लोग जानते हैं। आज हम जनसंख्या वृद्धि पर अपनी बात करेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि के साथ मैंने कुछ आपको कहा था कि कुछ इसमें और ऐसी आपका मूलभूत आपकी संकल्पनाएं हैं जिनको हमें हमें इसमें देखना है। तो सबसे पहली संकल्पना हमारे सामने है और वो संकल्पना हमको दिखाई दी और उसी संकल्पना में सबसे पहले हमने देखा। तो हम देखते हैं इसमें जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि दर, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी कि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि। ऐसे मान लीजिए कि वर्ष 2010 और वर्ष 2011 में जो जनसंख्या बढ़ी होगी, 2 वर्ष हो गए, सर्टेन टाइम है, इनके बीच क्या जनसंख्या बढ़ी, ठीक, ये हमको देखना है। ठीक, और ये है जनसंख्या की वृद्धि, वृद्धि है, सॉरी क्षमा चाहूंगा, ये जनसंख्या वृद्धि है। समझ देखिए, दर का मतलब अलग होता है, रेट। यह है जनसंख्या वृद्धि, किस जनसंख्या से बढ़ी ये हमको देखना है। देख लिया, चलिए, ये हो गया जनसंख्या वृद्धि। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। दर का मतलब होता है किस रेट से बढ़ी है। ठीक, जनसंख्या परिवर्तन में जो आपका, ध्यान दीजिए, दर में क्या है, जो प्रतिशत में व्यक्त करते हैं उसको हम दर कहते हैं। तो इसको इंपोर्टेंट कीजिए। जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब है जनसंख्या में प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि दर। वो जनसंख्या वृद्धि थी, यह जनसंख्या वृद्धि दर है। और इसके बाद है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतराल में जन्म और मृत्यु के अंतर के बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि मतलब जन्म और मृत्यु, इसी के आधार पर हम लोग मापते हैं। क्लियर है? इसी के आधार पर आपका माप। देखिए, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि जन्म दर, मृत्यु दर प्लस अप्रवास और उत्तरवास। अब ये खुद पढ़िएगा, मैंने पढ़ाए हैं फिर भी मैं इनको समझा दूंगा, और ये ऐसे सीधा 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको समझा। और एक है जनसंख्या की धनात्मक, जब ये तब होती जब दो समय अंतराल के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है, यानी कि बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट से, तब ये अन्य देशों में लोग में स्थायी रूप से आपका प्रवास किया जाता है। यानी कि जो आपका बर्थ रेट है वो ज्यादा है और डेथ रेट आपका कम होता है, तो हम क्या होती है? धनात्मक वृद्धि दर आपका पाई जाए। क्लियर है? ये हम हो गया। जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि, यदि दो समय अंतरालों में बीच जनसंख्या कम होती है तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तभी होती है जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए, तब उस देश में। जनसंख्या परिवर्तन के घटक,
जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अधिशोषित जन्म दर, चाइल्ड बर्थ रेट, इस पर मापते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। चाइल्ड बर्थ रेट हम देखते हैं, प्रति हजार स्त्री द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए कैसे निकालते हैं, अधिशोषित जन्म दर, किसी वर्ष विशेष में जीवित बच्चे अपॉन किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या आपका मल्टीप्लाई बाय 1000, इसके आधार पर ही हम क्या करते हैं, अधिशोषित जन्म दर निकालते हैं। तो क्या होता है, प्रति हजार पर जो है, यानी कि प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चों के आधार पर हम इसको मापते हैं। और यही मापने में ये इसका मेन सूत्र है, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, इनका मेन सूत्र है, लिखिए, देख लिया। मृत्यु दर जनसंख्या दर में परिवर्तन। मृत्यु सक्रिय भूमिका निभाती है, जनसंख्या वृद्धि केवल तब होती है जब जन्म दर से नहीं होती, अपितु घटती हुई है। मृत्यु दर से भी होती है। अधिशोषित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने का एक सरल विधि है। कह रहे हैं अधिशोषित मृत्यु दर जो अगर आपको देखनी है, किसी आपके क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। अधिशोषित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में प्रति हजार स्त्री के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है कि भैया एक वर्ष विशेष में कितने लोगों की मृत्यु हुई है, उसी आधार पर मापते हैं। और ये है अधिशोषित मृत्यु दर, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या अपॉन उस क्षेत्र के मध्य अनुमानित जनसंख्या और मल्टीप्लाई बाय 1000 से हम मापते हैं। ये आपका अधिशोषित जन्म दर थी, किस क्षेत्र में जीवित बच्चे अपॉन उस क्षेत्र की मध्य जनसंख्या। ऐसे ही मृत्यु दर में आपका माप रहे हैं, और मृत्यु दर को भी हम लोग आपका देख रहे हैं। क्या देखा है कि आपका स्पष्ट रूप से साफ साफ देख रहे हैं कि किसी भी वर्ष विशेष में, कोई वर्ष 2010, 15, 14, 18, 20, 21 कोई भी हो, वहां की क्षेत्र की जनसंख्या मल्टीप्लाई बाय 1000। ये सारे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, और अक्सर 1 नंबर के क्वेश्चन में, 2 नंबर के क्वेश्चन में इनको देखा जाता है। लिखिए, फिर उसके बाद उत्प्रवास अप्रवास को हम लोग देखेंगे। हो गया। मोटे तौर पर मृत्यु दर को किसी क्षेत्र की जननांकीय रचना, सामाजिक उन्नति, आर्थिक विकास के स्तर को प्रभावित करती है। अगर पूछ लिया जाए कि मृत्यु दर से क्या क्या प्रभावित होता है, वहां की संरचना, वहां की सामाजिक उन्नति, और जो उसका इकोनॉमिकल जो आपका ग्रोथ है, या कह सकते हैं जो उसका डेवलपमेंट का जो लेवल है, वो सब इससे आपका प्रभावित होता है। तो हमने जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत, वास्तविक जनसंख्या, ठीक, और जनसंख्या सकारात्मक, जनसंख्या आपका नकारात्मक हमने देख लिया। और इसके बाद हमने अभिशोषित आपकी जन्म दर, चाइल्ड बर्थ रेट, मृत्यु दर, ये हम सब कुछ इसमें आपका देख चुके हैं। अब हमने यहाँ 2 शब्द पढ़े थे, प्रवास, उत्प्रवास और प्रवास। सबसे पहले इनको हम आपका देखते हैं, और ये चीजें हमें बहुत बार आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिसमें जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है, यानी कि जन्म होगा तो आकार बढ़ेगा, मृत्यु होगी तो आकार घटेगा। कह रहे एक फैक्टर और है जिससे ये सारी चीजें प्रभावित होते हैं। वो फैक्टर कौन सा है? जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह लोग गमन करते हैं, उस गमन स्थान को गंतव्य स्थान कहा जाता है। मान लीजिए ये स्थान ए का है और ए को बी के स्थान पर जाना है, ऐसे समझिए। ये स्थान है और ये स्थान है। अब ए क्या कर रहा है? ए स्थान से बी स्थान की तरफ प्रस्थान कर रहा है। तो ये जो स्थान है, यही स्थान है गंतव्य स्थान। गंतव्य यानी जहां के लिए हम जा रहे हैं। हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल हमारा गंतव्य है। अब हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल हमारा गंतव्य है। हम ऑफिस जा रहे हैं, हमारा ऑफिस हमारा गंतव्य है। हम घर जा रहे हैं
तो घर हमारा गंतव्य होगा, और जिस स्थान में हम आगमन करते हैं वह तंव्य, आगमन करते हैं। उद्गम स्थान जनसंख्या की बाप की कमी को दर्शाता है। अगर कहीं पर उद्गम है तो कैसा है, जनसंख्या की जो कमी है उसको दिखाता है, जनसंख्या की कमी को। जबकि गंतव्य स्थान वहां की जनसंख्या को बढ़ा देता है। अब आप जा रहे हैं, अब आप देखिए यहां से यहां गए, तो अगर एक व्यक्ति यहां से इधर गया तो यहां तो प्लस होगा ना, और यहां घट गया। फिर कोई गया तो यहां बढ़ेगा और यहां घटेगा। मान लीजिए 100 लोग थे, एक व्यक्ति यहां चला गया तो यहां कितने हो गए, 99, और यहां पहले से ही 100 थे प्लस एक आ गया, नहीं क्षमा चाहूंगा, ध्यान दीजिए। अब यहां कितने बचे, 99, क्योंकि एक व्यक्ति चला गया, और यहां 100 पहले से ही थे, ये कितने हो गया, 101। तो गंतव्य स्थान पर हमेशा जनसंख्या बढ़ जाती है, और जिस स्थान से गया है वहां जनसंख्या आपकी घट जाती है। ये बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और यही बताना आपके चाह रहे हैं कि आपका गंतव्य स्थान की जनसंख्या बढ़ जाती है, जबकि मनुष्य और संसाधनों के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्फूर्त प्रयास में निरूपण किया जाता है। प्रवास स्थायी और अस्थायी मौसमी हो सकता है, गांव से गांव हो सकता है, गांव से नगर हो सकता है, नगर से नगर हो सकता है, नगर से गांव हो सकता है। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रवास के तरीके कौन कौन से हैं, तो वो आपको बताएंगे कि प्रवास के तरीके अलग अलग हैं। यानी कि वो गांव से गांव, शहर से गांव, गांव और आपके नगर से नगर, नगर से गांव की तरफ हो सकता है। क्या आप महसूस करते हैं कि एक व्यक्ति दोनों अप्रवासी और उत्प्रवासी हो सकता है? आइए अभी उत्प्रवासी या प्रवासी को देखेंगे, पहले गंतव्य और इस वाले प्रवास को एक बार नजर दौड़ाइए, फिर आगे देख लिया। चलिए अब इसके बाद अप्रवास को देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है बहुत बार। अप्रवास, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाए वह अप्रवासी कहलाता है। आप यहां से लंदन चले गए तो आप क्या है, अप्रवासी, आपने सुना होगा बहुत बार। ठीक। उत्प्रवासी, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उसे उत्प्रवासी कहते हैं। प्रवासी, जो व्यक्ति पहले किसी स्थान पर गया वहां से वो भी अगर बाहर चला जाए वह है उत्प्रवास। अब दोनों को इंपोर्टेंट करके याद रखिए, अप्रवास और उत्प्रवास क्या है, कैसे इनके प्रयोग में हम लोग करते हैं, ये हमें क्लियर होना चाहिए। चलिए, लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। अच्छा, कारण क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, उसका कारण क्या है? तो लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए आपका प्रवास करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक में आपके दो समूह हैं, एक है प्रतिकर्ष कारक और एक है अपकर्ष कारक। बेरोजगारी, रहन सहन, निम्न आपकी दशाएं, राजनीतिक अनस्टेबिलिटी, प्रतिकूल जलवायु, और आपका प्राकृतिक विपदाएं, महामारी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन जैसे कारक कम आकर्षित होते हैं। अब देखिए, जहां पर रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग जाएंगे, जहां पर जीवन समाज तो और अच्छा नहीं होगा लोग जाएंगे, प्राकृतिक आपदा आएंगे तो लोग जाएंगे। अब लोग पहाड़ों में कहाँ रहेंगे, जब ठंड पड़ती है तो लोग वहां से नीचे की तरफ आएंगे। बीमारी ज्यादा होंगी, महामारी, जैसे बाप आपका दिल्ली जैसा शहर है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है, इन्हें सबको छोड़ के जाना होगा। आपका काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं, आपके यहाँ शांति और स्थायित्व जीवन व आपकी संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जल उपयोग जैसे गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक अपकर्ष बनाते हैं। ठीक, ये सारी चीजें हैं। अपकर्ष का मतलब बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाओं, शांति के लिए अच्छी आपको क्लाइमेट मिला, भूटान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। जहां से आप आए हैं उसकी अपेक्षा जहां आप जा रहे हैं उसको ज्यादा आप आकर्षित करते हैं। इसी चीज के लिए ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई, देख लीजिए, फिर इसमें आगे बढ़े।
देख लिए बच्चों, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब जनसंख्या आपका संक्रमण क्या होता है? जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन और भविष्य की जनसंख्या के अनुमान से किया जाता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतिहर, अशिक्षित से उन्नति ग्रामीण क्षेत्रों साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर व आपका निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जहीं पर कोई भी स्थान है जहां पर एजुकेशन आ जाएगी, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, मतलब कुल मिलाकर मॉडर्नाइज हो जाएगा, तो क्या होता है, जन्म दर उच्च और मृत्यु दर उच्च से क्या हो जाती है, बर्थ रेट भी कम हो जाती है और डेथ रेट भी कम हो जाती है। यानी कि हर जगह आपका मृत्यु दर, जन्म दर दोनों में हमको कमी जो है आपको देखने के लिए मिलेगी, उसमें आपका गिरावट देखने को मिलती है, जिसे सामूहिक रूप से जनसंख्या चक्र के रूप में आपका व्यक्त किया जाता है। जैसे खेतीहार ग्रामीण है, आप देखिए जनसंख्या अधिक मिलेगी, पढ़ा लिखा वर्ग है उसमें अलग मिलेगी। और कह रहे हैं कि 3 अवस्था है, इन तीनों अवस्थाओं को दिखाया गया है। ठीक, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। ठीक, प्रथम अवस्था में अब देखिए इसमें जो अवस्था दी है उसका क्या मतलब है। जो पहली अवस्था होती है, जो फर्स्ट टाइप होता है, उच्च प्रजननशील, यानी कि जन्म दर ज्यादा होती है, उच्च मृत्यस्था, यानी कि बर्थ रेट भी हाई और डेथ रेट भी हाई, दोनों हाई होते हैं इसमें प्रथम अवस्था में, ध्यान रखिएगा। क्योंकि लोग महामारी और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति होने वाली मृत्यु और क्षतिपूर्ति को अधिक पुनर्वित करता है। उस टाइम महामारियां बहुत थी, भोजन कम दिक्कत थी, इसलिए मृत्यु भी ज्यादा होती थी। जनसंख्या वृद्धि धीमी होने लगी और अधिकांश लोग खेतिहार काम करने लगे। बड़े परिवार और आपका परिसंपत्ति जाती थी। जीवन प्रत्याशा निम्न होने लगी, अधिकांश लोग अशिक्षित होते थे और प्रौद्योगिकी में का स्तर भी निम्न था। 200 वर्ष पूर्व विश्व में सभी देशों में ये इसी अवस्था में थे, सेम इसी अवस्था में लोग जी रहे थे। द्वितीय अवस्था में प्रारंभिक प्रजननशील उच्च बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है और अवस्था घटती हुई मृत्यु दर आती है और स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वस्थताओं में सुधार के साथ ममता में कमी आई है। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला सुधयोग भी उच्च है। अंतिम अवस्था में प्रजननशील मर्यादा दोनों अधिक घटती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या फिर आपका मंद हो जाती है अंतिम अवस्था में। ठीक है, यहाँ क्या होता है आपका, ध्यान दीजिए, मृत्यु दर आपकी कमी हो जाती है, बर्थ रेट बढ़ जाती है, बर्थ रेट हाई रहेगी और डेथ रेट आपकी कम हो जाएगी। इसमें क्या है, बर्थ रेट भी कम है और आपका डेथ रेट भी कम है, तो इसमें प्रजननशीलता और मृत्युशीलता दोनों ही घट जाती है। क्लियर है, जनसंख्या या तो स्थिर हो जाएगी या मंद पड़ जाएगी। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित शहरों में हो जाती है, उसके पीछे आपका तकनीकी ज्ञान होता है। जनसंख्या विचार पूर्वक आकार को नियंत्रित करती है, इससे प्रदर्शित होती है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम और आपकी प्रजननशील समायोजन की योग्यता रखती है। वर्तमान में भी विभिन्न जननांकीय आपके विभिन्न वाले देश हैं और अलग अलग आपका यहाँ आपको चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, परिवार नियोजन, कम बच्चों के जन्म को रोकना अथवा उसके अंतराल में रखना है। कि एक तो क्या करना है हमको, काम बच्चों के जन्म को रोकता है और अंतराल में पर, यानी कि फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या की वृद्धि को सीमित करने, महिलाओं को स्वास्थ्य बेहतर करने की भूमिका निभाता है। गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता, बड़े परिवारों के लिए करनुहा उपाय, ऐसे प्रावधान जो जनसंख्या को नियंत्रित करने में सहायक हो। थॉमस मालसन ने अपने सिद्धांत 1758 में कहा था
कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी, युद्ध तथा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगी। कैसे कम होगी? अचानक से अकाल पड़ गया, अचानक से कोई आपकी महामारी आ गई और कोई युद्ध हो गया, उसकी वजह से अचानक क्या होगा? गिरावट आएगी। ये ध्यान रखना। ठीक इसी वजह से ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलेंगी। तो बेसिकली चैप्टर पूरा आपका समाप्त हो चुका है। एक बार देख लीजिए पूरे को, कोई डाउट, कोई क्वेरी मुझसे पूछ लीजिए बच्चों। देख लिया आपने? चलिए, तो फिलहाल एक बार आप लोग घर से इसको अच्छे से देख लीजिए, चैप्टर पढ़ लीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी रहती है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।